प्यारे विद्यार्थियों, अशोका स्टडी चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का पार्ट 2। और मैंने ये पहले वीडियो में बताया है कि सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके एक एक प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे और आज की क्लास में, आज की कक्षा में मैं प्रश्नों को दो तरीके से बताऊंगा, एक सीधी ट्रिक से भी बताऊंगा और एक कंप्लीट मेथड से भी। कॉन्सेप्ट से भी मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट से हो सकता है कि आपको प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, समझने में थोड़ी सी परेशानी हो, तो उसके लिए आपको मैं 5 सेकंड का मेथड भी बताऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम हमारे सरलीकरण के पार्ट 2 की ओर, दूसरे भाग की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न, ये पहले प्रश्न में कह रहा है कि √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस ऐसे ये अनंत तक जा रहा है। तो ये कह रहा है इसका मान, इसकी वैल्यू ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। और हमारे पास ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में 5 है, बी ऑप्शन में 3√10 है, सी ऑप्शन में 6 है और डी ऑप्शन में 7 है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको 2-3 मेथड बताने वाला हूं। प्रश्न में यदि कहीं दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट मेथड भी अपना सकते हैं। तो देखिए पहले प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न में ये क्या कह रहा है कि √30 प्लस √30 प्लस √30 इसका मान ज्ञात करना है। ये यहां पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो देखिए हम इसको x के बराबर मान लेते हैं कि ये x की वैल्यू है, कि x का मान ये है। देखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड, सीधा मेथड बताऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। x की वैल्यू ये आ गई, तो यहां पे मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। दोनों तरफ है वर्ग करने पर हम x का वर्ग करेंगे। यदि हम x का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x², और यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका यदि हम वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। ये पहले वाला जो वर्गमूल है, केवल ये जो पहले वाला वर्गमूल है ये हट जाएगा, यानी 30 प्लस ये ऐसे कैसे रहेगा, 30 प्लस 30 प्लस ये ऐसे अनंत तक। बस अब आपको करना क्या है, ये इसका मान था x, यानी x की वैल्यू ये थी, यानी √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 ऐसे अनंत तक जा रहा है, यानी ये हमारा x है। x² बराबर 30 प्लस इसको मैं यानी कि जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको मैं x लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, x है। ये मैंने x लिख दिया। दोनों को हम इधर लेके आ जाएंगे, x², ये यहां पे प्लस में था, इधर माइनस में आएगा। ये भी यहां पर प्लस में था, प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस का x। ये 30 यहां पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 30 बराबर 0। हम यहां पे फैक्टर करेंगे इन दोनों के, कि ऐसी दो संख्याएं, ऐसे 2 नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पर, जिसको गुणा करने पर 30 आए और आपस में जोड़ने या घटाने पर 1 आए। यहां पे 1x है, तो ऐसे 2 नंबर जिनको गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो देखो x² माइनस के 6x और प्लस के 5x। देखो 6 में से यदि हम 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। ठीक है, और ऐसे ही ये -30 लिख दिया मैंने। इन दोनों में यदि हम कॉमन देखते हैं तो x कॉमन आया, यहां पर बचा x - 6। भाई x² था, इसमें से x बाहर निकाल लिया तो x बचा, माइनस ऐसे की ऐसे 6x में से यदि हम x बाहर निकालेंगे तो 6 बचेगा, प्लस इन दोनों में से हम 5 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर x, और यहाँ पर 30 में से हमने 5 बाहर निकाला तो 6 × 5 = 30, x माइनस है। तो इसके गुणनखंड हो गए x - 6, एक तो ये हो गया और एक हो गया x + 5।
यानी कि x -6 बराबर 0। एक तो ये कंडीशन हमारे पास आ रही है और एक आ रही है x + 5 बराबर 0। तो देखिए ये माइनस का 6 है, उधर जाएगा तो प्लस का, x = 6 और यहां पर x = -5। ये प्लस का था, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का है तो x की वैल्यू तो हो नहीं सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। तो x का मान कितना आया? 6, यानी हमारा राइट आंसर है 6। लेकिन यदि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में इस मेथड से करेंगे तो शायद हम पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हमसे गलती भी हो जाएगी, फैक्टर नहीं हो पा रहे, गुणनखंड नहीं हो पा रहे, हम सोच नहीं रहे, क्योंकि एग्जाम में आधा बर्डन तो वैसे ही रहता है। इसलिए देखिए एक पैटर्न तो ये हो गया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं कि एग्जाम में, परीक्षा में इस प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए ये कह रहा है √30 प्लस √30 ऐसे ये आगे कंटिन्यू लेके जा रहा है। तो देखिए यहां पर प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, गुणा का चिन्ह भी आएगा, भाग का चिन्ह भी आएगा, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। तो सारे प्रश्न, सारे A to Z प्रश्न मैं आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में करवाऊंगा। इसके जितने भी वीडियो बनते हैं बस आपको कंटिन्यू देखने हैं और उसके बाद आप एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न गलत नहीं कर सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए सारे वीडियो आपको देखने हैं और स्टेप बाय स्टेप देखने हैं। तो चलिए चलते हैं इस प्रश्न में। यहां पे प्लस है, यहां पे भी प्लस है। तो देखिए ये √30 है, इसके आपको ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं, इसके आपको ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं, दो गुणनखंड ऐसे सोचने हैं जो कंटिन्यूअस हो, लगातार हो। लगातार का अर्थ है क्रमागत संख्याएं जिनकी बात मैं कर रहा हूं, जैसे 1 और 2 ये क्रमागत हैं, 3 और 4 ये भी लगातार हैं, 4 और 5 ये भी लगातार है, 5 और 6 ये भी लगातार है। तो ऐसे दो क्रमागत संख्याएं जिनको गुणा करने पर 30 आई। तो हमारे दिमाग में कहा, हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते तो 5 और 6, एक तो है 5 और एक है 6, बिल्कुल क्रमागत है, बिल्कुल 5 5 के आगे 6। क्रमागत का अर्थ है कंटिन्यूअस, लगातार संख्याएं जिनको आपस में गुणा करने पर 30 आई। तो ये होगी 5 और 6। यदि प्रश्न में प्लस है तो हमारा आंसर होगा बड़ी संख्या यानी कि 6, और यदि प्रश्न में यहां पे माइनस होता तो हमारा आंसर होता छोटी संख्या। माइनस के लिए ये कर देंगे और प्लस के लिए ये कर देंगे। देखो कई विद्यार्थियों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर कि यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस आ जाए तो हम क्या करें। तो मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप मैं सारे प्रश्न करवाऊंगा। तो देखिए वापस से देख लीजिए इस प्रश्न को, 30 है, इसके हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करने पर 30 आई। तो वो फैक्टर हो गए, वो गुणनखंड हो गए 5 और 6। 5 और 6 को गुणा करने पर 30 आता है। लगातार होनी चाहिए संख्या। यदि प्रश्न में प्लस है तो हमारा आंसर होगा 6, और यदि प्रश्न में माइनस है तो हमारा आंसर होगा 5। ये सीधा मेथड है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा आंसर आ गया 6। दोनों ही तरीके से हमारा आंसर सी आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए मैं सभी प्रश्नों के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उनका एग्जाम में किस तरीके से हमें हल करना है वो मेथड बताऊंगा। अगला प्रश्न है √12 प्लस √12 प्लस √12 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए ऑप्शन हमें दिया है 3, बी ऑप्शन हमें दिया है 4, सी ऑप्शन हमें दिया है 5 और डी ऑप्शन हमें दिया है 6। तो देखिए सबसे पहले उसी बेसिक मेथड से, यानी कि हमें दिया है
√12 प्लस √12 प्लस √12। देखो ये आगे भी लिखा हो सकता है, ऐसे कोई नहीं कि ये 3 कदम तक हो, वापस आगे भी √12 प्लस √12 प्लस फिर ऐसे अनंत तक आगे भी कह सकता है। तो देखिए इसको मैं मान लेता हूं y के बराबर या x के बराबर या a के बराबर या y के बराबर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि मैं y का स्क्वायर करूंगा, y का वर्ग करूंगा तो ये आ जाएगा y²। और यदि मैं इसका वर्ग करूंगा, देखो सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती, मैं पूरा कॉन्सेप्ट यदि मैं आपको बता रहा हूं तो कभी ये बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं पर्सन में ये काम आएगी, इसलिए कोई भी चीज बुरी नहीं है। यदि मैं इसका वर्ग करूंगा तो देखो इसका वर्ग करूंगा ना, तो ये जो वर्गमूल है, ये पहले वाला जो वर्गमूल है ये हट जाएगा और यहां पर आएगा 12 प्लस बाकी वर्गमूल ऐसे कैसे रहेंगे, √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे अनंत तक। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, यदि मैं इसको छुपा लूं तो इसकी वैल्यू कितनी थी, y थी, यानी कि मैं यहां पर y लिख सकता हूं, y² बराबर 12 प्लस y। ये y यहां पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, ये 12 भी यहां पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। ये हो गया y², ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, और ये प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस के 12 बराबर 0। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करने पर 12 आए और 12 आए और जोड़ने पर 1 आए। तो यदि हम थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं तो है, एक तो माइनस के 4 हैं और एक प्लस के 3 हैं। भाई माइनस की 4 में से प्लस के 3 कम करेंगे ना तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इनको गुणा करेंगे 4 3 12। इन दोनों में यदि हम कॉमन लेते हैं तो y² में से y कॉमन लिया तो y बचेगा, 4y में से अगर y कॉमन लेते हैं तो 4 बचेगा, प्लस 3y माइनस 12, इसमें से यदि हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर y माइनस यहाँ पे 4 बराबर 0। तो हमारे पास दो गुणनखंड आएंगे यहाँ पे, एक तो y माइनस है, एक तो y माइनस 4 और एक आएगा y प्लस 3। ये दोनों ही 0 के बराबर होंगे, y माइनस 4 बराबर 0 और y प्लस 3 बराबर 0। y बराबर ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में, और यहां पर y बराबर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में। ऋणात्मक ये मान यहां पे सही नहीं है, गलत है ये, तो राइट आंसर आ गया 4। यानी y का मान जो 4 आया है, यानी इसको हल करने पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, जो डायरेक्ट मेथड बताया है, उसको अप्लाई करते हैं इसके अंदर। मैंने आपको कक्षा के शुरू में ही बताया था कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा, और एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। और जो विद्यार्थी केवल सीधा मेथड सीख के जाते हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही नहीं कर सकते, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। 12 है, ऐसे दो नंबर जो कंटिन्यूअस हों, जो लगातार हों और उनको गुणा करने पर 12 आए। तो दिमाग में कहीं ना कहीं ख्याल आता है ऐसे दो कंटिन्यूअस नंबर जिनको गुणा करने पर 12 आए, तो वो है, एक तो है 3 और एक है 4। वो कंटिन्यूअस नंबर आ गए 3 और 4। तो देखिए यहां पर प्रश्न में प्लस है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा, और यदि यहां पर माइनस होता तो छोटी संख्या हमारा आंसर होता। यहां पे प्लस है तो हमारा आंसर होगा 4 इज राइट आंसर, और अगर यहां पे माइनस होता तो 3 हमारा आंसर होता। अभी फिलहाल 4। तो हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर।
ये मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 ऐसे जा रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखिए ऐसे 2 नंबर हमें फाउंड करने हैं, ऐसे 2 नंबर हमें पता लगाने हैं जिनको आपस में गुणा करने पर 6 आए। तो नंबर कंटिन्यूस होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। तो यदि हम थोड़ा सा गैस करेंगे कि भाई 6 है तो ये है, एक तो 2 और एक 3 लगातार है, ठीक है। यदि पर्सन में प्लस है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगी, और यदि पर्सन में माइनस है तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगी। तो यहाँ पे माइनस है तो हमारा आंसर होगा 2, राइट आंसर 2। देखिए मैं सारे प्रश्न करवाऊंगा आपको। ऐसा प्रश्न आ जाए कि सर फैक्टर नहीं हो रहे हों तो क्या करेंगे, यानी गुणाखंड नहीं हो रहे हो तो क्या करें, एक जगह प्लस एक जगह माइनस आ जाए तो हम क्या करें। तो देखते जाइए, कंटिन्यूस क्लास में बने रहिए। हो सकता है कि इस पार्ट 2 में वो प्रश्न ना आ पाए तो पार्ट 3 के लिए आपको वेट करना है, पार्ट 3 में या पार्ट 3 आपको देखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 90 है तो ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 90 आए और वो कंटिन्यूस होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, एक तो 9 और एक 10। यदि पर्सन में प्लस है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगी, हमारा आंसर होगा 10, यानी बी ऑप्शन। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ऐसे 2 कंटिन्यूस नंबर, लगातार नंबर जिनको गुणा करने पर 20 आए। एक तो होगा, आप बिल्कुल आपके माइंड में काम दिमाग में आपके आ चुका है कि सर एक तो नंबर है 4 और एक है नंबर 5। यदि प्रश्न समझ में आ रहे हैं और पढ़ाई अच्छी लग रही है तो कमेंट्स अवश्य करना है, नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो भी आपको कमेंट्स करना है। देखिए प्रश्न में प्लस है तो हमारा आंसर होगा 5, और अगर यहां पर माइनस होता तो हमारा आंसर होगा 4। अगले प्रश्न में चलते हैं। 42 है तो ऐसे 2 कंटिन्यूस नंबर, एक तो 6 और एक 7, 6 7 तो 42। प्रश्न में माइनस है तो हमारा आंसर होगा 6, बी ए ऑप्शन, और इसमें था हमारा 5 आंसर, यानी सी ऑप्शन। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न अभी मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं जिसमें प्लस आ जाए और या फिर माइनस आ जाए। चलते हैं हमारे तीसरे प्रकार के प्रश्न की ओर। प्लस का हमने कंप्लीट कर लिया, माइनस का भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलो अब हम आते हैं उन प्रश्नों में जिनमें ना प्लस है और ना माइनस है, यानी कि जहां पर प्लस और माइनस का निशान नहीं होता है वहां पर मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान होता है। देखिए प्रश्न, यह है हमारा प्रश्न √11 √11 ये वर्गमूल में 11 है, ऐसे कंटिन्यूस आ रहा है। इसका ए ऑप्शन है 11/2, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 11 की पावर 31/32। तो देखिए पहले मैं इसके पूरे मेथड से आपको मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद अपन इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं कि ये एक x के बराबर है। हमारा प्रश्न था 11। देखो सीखने में कोई बुराई नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए प्रश्न का। इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा x²। मैंने आपको अभी पिछले प्रश्न में बताया था आपको कि यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो ये जो पहला जो वर्गमूल है केवल ये हटेगा, बाकी ऐसे कैसे रहेगा। तो ये हो जाएगा 11
अंडर रूट 11, अंडर रूट 11, अंडर रूट 11, अंडर रूट 11 ऐसे। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी, x थी, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 11 और इसकी वैल्यू x। यहां पर गुणा का चिन्ह है तो 11x हो गया। ये 11x यहां पर प्लस में है तो इधर आएगा तो ये हमारे पास माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर 0। यदि हम दोनों में कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि हम बाहर निकालते हैं तो दोनों में x है, x हमने यहाँ पर बाहर निकाला तो यहाँ पर बचा x माइनस 11 बराबर 0। यानी एक तो x की वैल्यू क्या हो गई 0, एक तो x की वैल्यू हो गई 0 और दूसरी तरफ x माइनस 11 की वैल्यू 0, x माइनस 11 बराबर 0। तो x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो हमारा ये आ गया हमारा x बराबर ये माइनस का 11, ये माइनस का 11 जब उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा, तो x बराबर 11, ये हमारा राइट आंसर। तो चलो ये तो हो गया इसका पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको सीधी ट्रिक से भी इसको बताता हूं कि आपको एग्जाम में कैसे इस प्रश्न को हल करना है। विथ इन 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में आपको इस प्रश्न को कैसे हल करना है। देखिए यदि आपको यहां पर मल्टीप्लाई मिल रहा है, यानी कोई चिन्ह नहीं मिल रहा है, जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर गुणा का चिन्ह होता है, और जब कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। और ये यदि आपको कंटिन्यूअस मिले, लगातार मिले, तो प्रश्न में जो संख्या हमें दी गई है वही हमारा आंसर होगा। यानी कि प्रश्न में हमें क्या दिखाई दे रहा है 11, तो हमारा आंसर होगा 11। देखो वही आंसर आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं ऐसा ही एक प्रश्न और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी अपने जब पढ़ने बैठे हैं तो अपने सामने, अपने फ़ोन के सामने कॉपी लेके बैठे, सरलीकरण चैप्टर डालें और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनके नोट्स बनाते चलें, ताकि आप अन्य बुकों में से जब क्वेश्चन निकालने बैठोगे तो ये आपकी सहायता करेंगे। जैसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, ये कोई नहीं 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, तो ये तो आपने तो अपने दिमाग में आंसर भी सोच लिया होगा कि सर आंसर 5 है, कि ना प्लस है और ना माइनस है, गुणा का चिन्ह है, तो हम तो डायरेक्ट 5 कर देंगे। लेकिन इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, ये 5 अनंत तक जाना चाहिए। यदि ये अनंत तक नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट आपको 5 आंसर नहीं करना है, यानी कि आप अगले जो चौथी प्रकार है, टाइप 4 है, उसका वेट करना है एक बार। जैसे इसमें है यहाँ पे 5 ले लिया मैंने राइट आंसर, ये 3 ले लिया, ये 25 ले लिया, ये 5 के पावर 7/8 ले लिया, तो देखिए यहां पे आंसर होगा 5। मैंने आपको बताया है कब आपको आंसर 5 करना है, जब गुणा का चिन्ह हो, कोई चिन्ह बीच में नहीं है, यानी गुणा का चिन्ह है और ये अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आपको आंसर करना है। प्रश्न में जो संख्या दी गई है वो आपको आंसर करना है। यानी कि एक बार और मैं इसको पूरे मेथड से समझा देता हूं। y बराबर, इसको मैं y के बराबर मान लेता हूं अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मानता हूं पढ़ने में थोड़ा सा बुरा लगता है, ये मेथड बोरिंग लगता है, लेकिन कुछ नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है ना इसके अंदर, कि वर्ग करने पर कैसे वर्ग होता है, कैसे समीकरण होती हैं, कैसे x का मान निकलता है, या इसका पूरा मेथड क्या है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा y का स्क्वायर, और ये बाहर का जो वर्गमूल है ये हट जाएगा, ये 5, और ये आ जाएगा अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, ऐसे चलता चला जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है y, यानी इसकी वैल्यू कितनी है y, तो ये आ गया y स्क्वायर 5, और इसकी वैल्यू कितनी थी y गुणा y, तो मैं कहूँगा y स्क्वायर
बराबर 5y। ये 5y यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि मैं कह सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 0। y कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर तो बचा y माइनस 5 बराबर 0, यानी कि y की वैल्यू एक बार तो आ गई 0, और यहाँ पे है y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5। ये वैलिड नहीं है, ये सही नहीं है, राइट आंसर है 5। इसी प्रकार एक प्रश्न और डायरेक्ट मेथड से अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने प्रश्न लिखा अंडरूट एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, या इससे पहले मैं ये एक प्रश्न देख लें, 11 अंडरूट 11 तो यहाँ पे किसी का भी चिन्ह नहीं है, तो हमारा आंसर कितना होगा 11। अनंत तक जा रहा है, ये 11 है तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। इसी प्रकार यदि हम इस प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पे किसी का भी चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, अनंत तक जा रहा है, तो आंसर कर देना है x। देखो मैं आपको 3 प्रकार के प्रश्न करवा चुका हूँ कि जैसे ये वर्गमूल का है, यहाँ पे 12 आ गया, प्लस आ गया, फिर अंडर रूट है 12 है, प्लस आ गया, फिर अंडर रूट 12 है, फिर प्लस आ गया। यदि प्लस आ जाए तो 2 कंटिन्यूस नंबर, 2 ऐसे नंबर जिनको गुणा करने पर 12 है, 3 और 4। तो पहले प्रकार के प्रश्न में यदि प्लस आ जाता है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर, और यदि यहाँ पर माइनस आ जाता है तो छोटी संख्या हमारा आंसर। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरे टाइप का प्रश्न ये रहा हमारे सामने कि यदि कुछ भी नहीं आता है, ना जोड़ ना बाकी, तो प्रश्न में जो संख्या दी गई है वही हमारा आंसर होगा। शर्त ये है कि ये आगे कंटिन्यूस जाना चाहिए। चलते हैं चौथे प्रकार की प्रश्न की ओर। देखिए यहां पे ये जो अंडरूट 5 है ये अनंत तक नहीं जा रहा है। यदि यही प्रश्न ऐसे होता कि अंडरूट 5, मेरी बातों को थोड़ा सा गौर कीजिए, ये तब हमें आंसर करना है 5। यदि ऐसा क्यों करना है 5 आंसर, ये आपको मैं पूरा इसको ब्रीफ में भी समझा चुका हूं, आपको मैं एक्सप्लेन करके भी समझा चुका हूं कि यदि ये अनंत तक जाता है तो ही आंसर 5 करना है। यदि ये अनंत तक नहीं जा रहा है, यदि प्रश्न इतना ही है, तो ये रहा हमारा प्रश्न। इसको कैसे सोल्व करना है? देखो वर्गमूल का अर्थ होता है घात 1/2, यानी कि इस 5 को मैं लिख सकता हूं 5 की घात 1/2। ये गुणा का चिन्ह है यहां पे इस 5 को मैं लिख सकता हूं 1/2 भाई, 5 की घात 1/2। लेकिन इसके एक और है, 2 हैं इसके, तो इसके भी पावर में आ जाएगा 1/2। ये 5 है, इसका ये एक वर्गमूल है, तो इसको तो मैं लिखूंगा 1/2। ये दूसरा एक और वर्गमूल है इसके, तो 1/2। एक और है तो इसको मैं लिखूंगा 1/2। देखिए मैंने 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि इसके 3 1/2 हैं, 3 वर्गमूल है, और वर्गमूल का अर्थ होता है घात 1/2। ये आ गया 5 की घात 1/2, 5 की घात 1/2 गुणा 1/2। 5 की घात ये गुणा में होंगे, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, यानी कि ये आ गया 5 की घात 1/2। अगला गुणा है 5 की घात 1/4,
और आगे आया 5 की घात 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 5 की घात 1/8। घातांक करने का एक नियम है, यदि आधार समान हो, ये नीचे वाले हमारे आधार होते हैं और ऊपर वाली हमारी घात होती है, यदि ये आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि 5 की घात ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात, इनको जोड़ेंगे तो 7/8। यानी कि इनको जोड़ते हैं यदि हम 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, यदि हम इनका लैसे लेते हैं तो 2 का 4 का और 8 का लैसे आया 8, 8 में 2 का भाग कितनी बार? 4 बार, 4 एकम 4। इसी प्रकार 8 में 4 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, और 8 में 8 का भाग 1 बार, एकम 1, यानी कि 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 7/8 हमारा आंसर। तो यहाँ 7/8 हमारा आंसर है। एक प्रश्न और देखते हैं हम ऐसा। √10 अनंत तक। तो आंसर करना है 10। और यदि ये अनंत तक नहीं है, यदि ये अनंत तक नहीं है तो देखो ये होता है 10 की पावर 1/2, ये होता है 10 की पावर 1/2 गुणा 1/2, ये होता है 10 की पावर 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। ये मैंने आपको पिछले प्रश्न में आपको बताया कि ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है। 10 की पावर 1/2, 1 2 3 4, 1/2 1/2 और 1/2, ये आ गया 10 की पावर 1/2 गुणा है 10 की पावर 2 दूनी 4, 1/4। इसी प्रकार 10 की पावर ये हो जाएगा 1/8, और इसी प्रकार ये हो जाएगा 10 की पावर 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी कि घातांक करने के नियम के अनुसार यदि आधार समान हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 10 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 15/16। जब इन पावर्स को ऐड करेंगे, 1/2 और 1/4, 1/8 और 1/16 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 10 की पावर 15/16।